जय हिंद टू एवरीवन। वेलकम बैक टू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो सीडीएस हो, सीएपीएफ, एनडीए, सीएससी, जितने भी एग्जाम हैं उन सारे एग्जाम के क्वेश्चन को। और यहाँ पे अभी चल रहा है पॉलिटी। जैसे ही पॉलिटी खत्म होगा उसके बाद अलग अलग एग्जाम का जो क्वेश्चन है, जैसे ये सीएससी का है, उसके बाद देखोगे सीडीएस का है, फिर एनडीए का मिलेगा। मतलब जितने भी एग्जाम यूपीएससी कराता है, यहाँ से देखो ये सीडीएस का है, ये सारे एग्जाम का क्वेश्चन ईयर वाइज और पूरा टॉपिक वाइज करवा रहे हैं। जैसे कि अभी पॉलिटी शुरू है, तो पॉलिटी जब खत्म होगा फिर ज्योग्राफी शुरू करेंगे। और अगर आप पीवाईक्यू करते हो तो आपने देखा होगा 2025 में 40 प्लस क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगर जिसको ये लग रहा है कहाँ से रिपीट हुआ है, आप चैनल पे ही वीडियो है, जाके देखो 40 प्लस क्वेश्चन रिपीट वाला ऐसा थंबनेल मिलेगा, वहाँ पे ये वीडियो है, जाके देखो यूपीएससी में पीवाईक्यू से कैसे रिपीट करता है, सीडीएस से क्वेश्चन कैसे सीएससी में बना देता है, सीएपीएफ का क्वेश्चन कैसे यूपीएससी बना देता है अपने क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पे देखोगे तो आप लोग के लिए ये एनिमेटेड पीडीएफ है, जो भी यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये वाला जैसे एनिमेटेड पीडीएफ, ये सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल है, ये सर्च करना, ठीक है, मधुजीत आईएएस, ये सर्च करोगे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और वहीं पे ये सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज के क्लास को। और अभी चल रहा है सीएपीएफ का क्वेश्चन चल रहा है, और ये जैसे ख़त्म होगा उसके बाद यूपीएससी सीआईएसएफ भी है, ये भी करवाएंगे। बाकी सारे क्वेश्चन ईयर वाइज करवाते चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक पेन और पेपर निकाल लो, बाकी ये पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। तो पहला क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो, ये बोल रहा है 96 नंबर पे कि 15वें वित्त आयोग। अभी पहले इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, ये जो वित्त आयोग आया है पहले इसी को देखते हैं। ठीक है, पूरा कीवर्ड एनालिसिस कर देंगे ना तो आप लोग को कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। ये देखो, अगर वित्त आयोग के बारे में देखें तो यहाँ पे लिखते हैं वित्त आयोग। और कोई भी बच्चा लिखो मत, ठीक है, आराम से कहीं कहीं पे जो कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं उसको लिखना है, उसको लिखो। क्योंकि ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो लिख रहा है, ये सारा पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा, बस आपको रिवीजन करने की देरी है। ठीक है, तो देखो वित्त आयोग क्या है। पहले वित्त आयोग के बारे में जानने से पहले ये जान लो कि वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, क्या इसका थोड़ा सा ना साइज छोटा कर लेते हैं ताकि ज़्यादा लिख सकें। ये क्या है, संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है। अब देखो, संवैधानिक निकाय किसको बोलते हैं, जिसको कि आर्टिकल के द्वारा संविधान में वर्णित किया गया है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, संवैधानिक निकाय। ध्यान रखना ये चीज़, यूपीएससी कभी कभी घुमा देता है, यहाँ पे संवैधानिक निकाय नहीं थे, तो वो कभी कभी ये सब चीज़ ना ट्विस्ट करता है। तो आप लोग को पता होनी चाहिए कि वित्त आयोग क्या है, संवैधानिक निकाय है। अच्छा, इसका अनुच्छेद अगर देखोगे, वित्त आयोग का अनुच्छेद, तो यहाँ पे लिख देते हैं अनुच्छेद, आप लोग समझ जाओगे अनुच्छेद लिखें। अनुच्छेद इसका है 280। वित्त आयोग का अनुच्छेद कितना है, 280। और ये कैसा निकाय है, कैसा बॉडी है, ये संवैधानिक निकाय है। ठीक है, इसको ध्यान रखो। और इसका काम क्या है, ये राज्य और केंद्र के बीच, किसके किसके बीच अगर देखोगे, ये इसका कार्य है, यहाँ पे कार्य लिख लो। और ये करता है राज्य और केंद्र के बीच, केंद्र के बीच। अब यहाँ देखो, ये वित्त मतलब क्या, फाइनेंस, तो ये पैसे से रिलेटेड या वित्त से रिलेटेड, वित्त संबंध पर सिफारिश देता है, संबंध पर सिफारिश देता है या अपना तर्क देता है, संबंध पर तर्क देता है। समझ गए, वित्त आयोग क्या है, संवैधानिक निकाय है। और इसमें अगर देखोगे इसका कार्य क्या है, केंद्र, राज्य और केंद्र के बीच वित्त से संबंधित तर्क देता है। और अगर इसका एक पॉइंट और देखोगे, अगर कभी पूछ ले कि इसका संरचना कैसे, तो यहाँ पे लिख लो, इसका जो संरचना होता है, संरचना, तो इसमें प्लस 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, अन्य सदस्य होते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर पूछ देना कि टोटल कितने होते हैं, तो टोटल है 5। यहाँ पे देखो 1 और 4, 5, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इसलिए हम बता रहे हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना, एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। और इन सब की नियुक्ति, जैसे ये अध्यक्ष है और ये 4 अन्य अध्यक्ष है, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री अगर ऑप्शन में आए तो उसको काट देना, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। अगर यहाँ पे हम नियुक्ति लिखते हैं तो हमने इतना कुछ कहाँ से सीखा, वित्त आयोग से। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति।
ठीक है, इतना इतना तो समझ में आ गया होगा, या फिर जो पॉलिटी पढ़े होंगे उसको पहले से भी पता होगा। देखो, PYQ करने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर देख लेना, वो तो आप कहीं पे कोई बुक मंगा लोगे उसमें भी है, लेकिन आप अगर जब तक कीवर्ड का एनालिसिस नहीं करोगे, जब तक ऑप्शन का एनालिसिस नहीं करोगे, तो आपको पता भी नहीं होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ना कीवर्ड से ही आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे वित्त आयोग है, अभी आपको कम से कम 20 बार हम दिखाएंगे, 20 बार कि ये वित्त आयोग से क्वेश्चन पूछा है। तो जब एग्जामिनर हिंट दे रहा है यहाँ पे वित्त आयोग आया है, तो आप वित्त आयोग क्यों नहीं पढ़ रहे हो? बच्चे बहुत सारे यही गलती करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, PYQ का बुक लेते हैं, अब PYQ के बुक में वही रहता है कि एक का बी, दो का सी, ऐसे कर देता है, बच्चे वहीं पे पढ़ के निकल जाते हैं। लेकिन जब तक आप खुद से एनालिसिस नहीं करोगे, और ये चीज़ आपका काम मैं कर रहा हूँ, तो आप लोग, ये हिंदी मीडियम के लिए पहली बार ये पहल है, तो आप लोग पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो, ठीक है। अब यहाँ से हमने कितना कुछ सीखा, ये सारा कुछ सीख लिया, अब यहाँ पे आगे पढ़ो। ये बोल रहा है 15वें वित्त आयोग ने राजकोषीय प्रबंधन का उपयोग, 14वें वित्त आयोग, अभी तो वित्त आयोग तो क्लियर हो गया, ठीक, ये कौन सा अनुच्छेद है, संवैधानिक निकाय है या नहीं है, ठीक है। अरे यहाँ पे ना संवैधानिक होगा, संवैधानिक लिखो, ये थोड़ा बहुत ना कभी कभी ये लेटर का मिस्टेक हो जाता है, तो उसको आप लोग ध्यान रखो, ठीक है। यहाँ पे संवैधानिक निकाय, फिर यहाँ पे अगर देखोगे ये क्या बोल रहा है, नेक्स्ट 14वें और 15वें वित्त आयोग दोनों ने ही समष्टीय नियामन के लिए मानदंड के रूप में 2011 से पूर्व जनसंख्या की चरों का उपयोग किया। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे ना और लिख लो इसमें, ठीक है, उसके बाद ना आप जब पॉलिटी पढ़ोगे तो वहाँ से क्लियर कर लेना। ये जो वित्त आयोग है ना, ये एक अर्ध अर्ध न्यायिक निकाय भी है, अर्ध न्यायिक, ये अर्ध न्यायिक निकाय भी है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। और इसको हम कर देते हैं छोटा, ठीक है, अभी और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, तो जगह तो होनी चाहिए ना, ठीक है। इतना में तो पढ़ लोगे आप लोग, दिखाई तो पड़ रहा है ना। ये ऐसा जब एनिमेटेड PDF मिलेगा तो वहाँ पे ये सारा डिस्कशन हुआ रहेगा, और यहाँ से ऐसे हम चिन्ह बना देते हैं कि ये वित्त आयोग के बारे में। अब देखो, अगर इसके आंसर का बात करें ना, इसका आंसर A और B दोनों हो जाएगा। जैसे ये बोल रहा है ना, 15वें वित्त आयोग के राजकोषीय प्रबंधन का उपयोग 14वें वित्त आयोग से भिन्न समष्टीय नियामन, ठीक है, हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन के लिए मानदंड के रूप में क्या, फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, 14वें एवं 15वें वित्त आयोग के दोनों ही समष्टीय नियामन के लिए मानदंड के रूप में 2011 से पूर्व जनसांख्यिकीय, ठीक है, चरों का उपयोग। अभी देखो जनसांख्यिकीय है क्या, इसको भी समझते हैं। हालांकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक है, जब ये क्वेश्चन आया तो 2023 ये क्या था, चर्चा में था, इसलिए यहाँ से ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया। हालांकि जब भी ऐसा पूछेगा जो करंट अफेयर में आएगा, ठीक है, तो वो आपके स्टैटिक से लिंक करके पूछ लेता है अब करंट अफेयर। तो यही काम क्या है कि वो चर्चा में था तो वहाँ से करंट अफेयर में ये डाल दिया। तो अभी पहले हम समझते हैं जनसांख्यिकीय को ये है क्या, ठीक है, और इसका आंसर अगर देखोगे तो ये दोनों हो जाए, ठीक, A और B दोनों। ये यहाँ पे लिख रहा है ना जनसांख्यिकीय चर, अगर हम इसको हाईलाइट कर दें यहाँ से, देखो इसका मतलब क्या होता है कि व्यक्ति या समूह की विशेषता को बताता है। ये क्या करता है, ये व्यक्ति व्यक्ति या कहीं पे कोई समूह है, ठीक, समूह की विशेषता को, समूह की विशेषता को बताता है, ठीक है, ये व्यक्ति या समूह की विशेषता को बताता है। जैसे कि उसका डाटा हो गया, या फिर उसके आयु क्या है, लिंग क्या है, शिक्षा कितना किया है, ये सब बताता है। क्या ये 2011 से पूर्व के जनसांख्यिकीय चर का उपयोग क्या था। तो कहने का मतलब ये दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। और वित्त आयोग के बारे में जो ये पूछ रहा था, तो हमने वित्त आयोग से इतना कुछ समझ लिया, ये भी सही है और ये भी सही है। तो आपने इस क्वेश्चन से इतना कुछ सीखा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। यहाँ पे देखो, पढ़ो क्या बोल रहा है, राज्य के साथ संघ के कर राजस्व को साझा करने के लिए भारत के संदर्भ में, ये देखो फिर से आ गया 15वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग द्वारा दिए गए नियामन सूत्र, नियामन सूत्र मतलब डिवोल्यूशन फार्मूला में वन और पारिस्थितिक तंत्र को कितने भारांक दिए गए। तो अभी तुरंत करवाए ये वाला, अभी जस्ट करवाए। वित्त आयोग क्या है,
अभी हम बोले ना ये कम से कम 20+ आ जाएगा। जब एग्जामिनर हिंट देता है ना तो उस हिंट को समझो, और ये हिंट आपको कब समझ में आएगा, जब आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर लोगे ना PYQ, फिर आपको देखते साथ पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखो अभी जस्ट करवाई ये वाला वित्त आयोग, तो अभी फिर से मुझे नहीं लगता कि वापस से आपको बताना जरूरी है, क्योंकि अभी एक क्वेश्चन पहले ही करवाएं, ये देखो यहीं पे तो करवाएं और नीचे भी पूछ दिया ये। तो जितने कीवर्ड हैं कीवर्ड पे भी एनालिसिस करते चलो। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें जो आया हुआ है ना, तो पारिस्थितिक तंत्र को कितना % दिया गया है 15वें वित्त आयोग में। कौन से वित्त आयोग का बात कर रहा है, ये बोल रहा है 15वें वित्त आयोग में, 15वें वित्त आयोग में वन का ये पारिस्थितिक तंत्र को कितने भारांक दिया गया है, वन और पारिस्थितिक तंत्र। तो देखो 15वें वित्त आयोग में ना अगर देखोगे वन और इकोसिस्टम, अगर हम यहाँ पे लिख दें पारिस्थितिक तंत्र, तो इसको कोई पंडित मत पढ़ लेना, पारिस्थितिक तंत्र लिखा है, ठीक है। तो ये पारिस्थितिक तंत्र, तो वन और पारिस्थितिक तंत्र का भारांक देखोगे, अगर इसका भारांक देखोगे तो ये यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये टोटल कितने 10%, ठीक है। 10% अगर यहाँ पे हम लिख दें वन और पारिस्थितिक तंत्र, ये वाला तंत्र का भारांक कितना है, ये 10% है, ठीक है। कितने परसेंट दिया, 10%। अच्छा यहाँ पे ना कुछ चीज़ और देख लो, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछ ले कि कर का जो कर था, ठीक है, उसको कितना % दिया है, अगर यहाँ पे हम लिखा दें सबको, तो आप लोग पढ़ लेना, हो सकता है मे भी क्वेश्चन आ जाए। जब यहाँ से वन और पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पूछ सकता है, तो हो सकता है यूपीएससी का दिमाग घूमे, फिर से पूछ ले कि बताओ कर का कितना % दिया गया था, तो आपको फिर याद वहाँ पे होगा नहीं। इससे पहले अभी ये देख लो, देखो वन और पारिस्थितिक तंत्र का कितना था, 10%, ठीक है। और ये कौन से वित्त आयोग की बात हो रही है, 15वें वित्त आयोग की, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अगर देखोगे यहाँ पे जनसंख्या को कितना % भारांक दिया गया था, तो ये जो है ना ये 15% ये दिया गया है जनसंख्या को। इसको अगर यहाँ से ये ऐसा तीर बना दो, ठीक है, ये जनसंख्या को दिया गया था 15%। तो आप लोग ना हर चीज़ को लिखो, और ये जो 2.5% है, ये 2.5% ये दिया गया था टैक्स के लिए, ठीक है, कर या टैक्स के लिए दिया गया था, ठीक है। इतना कुछ आप ध्यान रखो। और ये 7.5% ये किसी चीज़ के लिए नहीं दिया गया था, भले 45%, अगर यहाँ पे देखोगे 45% दिया गया था आय में अंतर के लिए, किसके लिए दिया गया था, आय में अंतर के लिए। हालांकि इतना डाटा आपको याद नहीं रखना है, ये सब याद नहीं रखना है। जब पूछ दिया यूपीएससी तो एक बार थोड़ा सा नज़र घुमा लेना कहीं पे। ये सारे डाटा मैंने बता दिए कि कहाँ पे क्या पूछूं, जो जो इम्पोर्टेंट था। 10% पारिस्थितिक वन के लिए और 15% जनसंख्या के लिए। और फिर अगर यहाँ से देखोगे ना, ये 15वें वित्त आयोग, ये थोड़ा सा ना लॉजिक लग जाएगा दिमाग में। जैसे 15वें वित्त आयोग है, ठीक है, तो 15% किसके लिए दिया है, जनसंख्या के लिए। तो 15 से 15 ऐसा मैच करा के कुछ याद रख सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसा क्लू बना लो। और 2.5% किसके लिए, टैक्स के लिए दिया था। और 45% दिया था आय में अंतर के लिए। तो यहाँ से देखोगे 15 दिया कि 45, इसका 3 गुना है, ठीक है, इसका 3 गुना। हालांकि ये CSAT का बैच नहीं है, ठीक है, बीच बीच में CSAT का भी नॉलेज देने लगता है। खैर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन से और ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, बस इतना जितना इससे एनालिसिस हो सकता था। एक एनालिसिस का पॉइंट तो यही था, वित्त आयोग क्या है। अभी जस्ट ऊपर करवाए ही हैं तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। बाकी जितने चीज़ एनालिसिस का था, किसमें कितना % बांटा गया था, वो तो बता ही दिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो यहाँ पे। ये बोल रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा संघ के कर राजस्व को राज्यों के साथ साझा करने के लिए कर न्यागमन मतलब टैक्स डिवोल्यूशन फार्मूला में वर्ष 2011 की जनसंख्या को पहली बार शामिल किया गया। और फिर यहाँ पे वित्त आयोग, मतलब देख रहे हो कितने बार ये वित्त आयोग पूछ रहा है। और ये CAPF का ये हाल फिलहाल का एग्जाम है, ऐसा नहीं है ये बहुत पुराना पेपर है, ये 2024 का पेपर है। और ये जैसे ख़त्म होगा फिर 2025 का भी करवाएंगे। तो यहाँ पे जो बच्चे वित्त आयोग पढ़ के गया होगा ना इस पेपर में, वो तो छक्का छुड़ा दिया होगा। हालांकि ये CAPF का है, तो CSE में भी आ सकता है, मे भी CSE में 2026 में घुमा दे। अब बच्चे को लगेगा कहाँ से आया है, बच्चे को लगेगा लक्ष्मीकांत से पूछा है।
तो यूपीएससी लक्ष्मीकांत पढ़ने नहीं बैठा है, यूपीएससी अपने पीवाईक्यू को रिपीट करते रहता है। तो यहाँ से वित्त आयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग स्टैटिक बुक जब पढ़ोगे, जब कभी भी पढ़ोगे लक्ष्मीकांत को, और जब भी आपके सामने वित्त आयोग आएगा तो ध्यान में आ जानी चाहिए कि ये पीवाईक्यू में रिपीट है। पीवाईक्यू करने का वरना कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा संघ के कर राजस्व को राज्यों के साथ साझा करने के लिए कर नियामन सूत्र टैक्स डिवोल्यूशन फार्मूला में वर्ष 2011 में जनसंख्या को शामिल पहली बार किया गया। अच्छा, ये सब चीज़ ना ध्यान रखो, जब भी यूपीएससी कोई काम पहली बार करता है, ठीक है, कोई पहली बार कर रहा है, या फिर किसी काम का 50 बरस हो गया, या फिर किसी काम का 100 बरस हो गया, तो वो सब क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और जो भी चर्चा में रहता है वो तो इम्पोर्टेंट रहता है। तो देखो इसका आंसर अगर देखोगे ना, तो आंसर देखना कोई बड़ी बात नहीं है। 14वें वित्त आयोग जो था, 14वें वित्त आयोग में क्या कहा था कि पहली बार जनसंख्या को शामिल किया था। अच्छा, इसका डेट देख लो, ये 14th फाइनेंस कमीशन जो था, इसका अगर डेट और टाइम देखोगे ये कब से कब तक था, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा लिखा दें, ये कौन से जनसंख्या को लिया था, ये जो जनसंख्या लिया है ना, जनसंख्या को पहली बार शामिल किया गया, तो 1971 का जनसंख्या लिया था। कौन से जनसंख्या के लिया था, 1971 के जनसंख्या को लिया था। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि कौन से जनसंख्या को लिया था, तो आपको पता होगा, और जो बच्चे इस सीरीज़ को नहीं देखेगा फिर उसको लगेगा रैंडम क्वेश्चन आ रहा है। तो थोड़ा सा ना काम करना बनता है, अगर यूपीएससी दे रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा सा तो काम कर लो यार। देखो जनसंख्या जो लिया था ये 1971 का जनसंख्या लिया था। ठीक है, और ये जो 14th फाइनेंस कमीशन है ये कब से कब तक था, तो 14th फाइनेंस कमीशन ये 2015 से 2020 तक इसका टाइम था। ठीक है, कार्यकाल या फिर टाइम पीरियड रहा इसका। ठीक है, अगर देखोगे 15वें वित्त आयोग जो है अभी, 15वें वित्त आयोग का टाइम कब से कब तक था, 2020 से 2026 तक। ठीक है, और जब 16वें वित्त आयोग बनेंगे तो इससे आगे बनेगा। ठीक है, तो अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, 15वां वित्त आयोग चल रहा है। और यहाँ पे देखोगे ये 13वां वित्त आयोग, तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने से रहा यूपीएससी, क्योंकि ये सब बहुत पीछे का है। आपको 14वां, 15वां और फिर 16वां वित्त आयोग का कुछ कुछ पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से देख लो 16वें वित्त आयोग के लिए। ठीक है, यहाँ से लिख लेते हैं, अगर मैं भी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछ दे, 16वां वित्त आयोग। ये पहले ये देखो कि ये चालू कब से होगा, तो आपका जो 2026 तक है, 2026 तक तो 15वां वित्त आयोग ही चलेगा। 2026 तक कौन सा वित्त आयोग चलेगा, 15वां। लेकिन 16वां वित्त आयोग 1 अप्रैल कब से शुरू होगा, ये एक, अच्छा 1 अप्रैल को ना मूर्ख दिवस मनाते हैं, जो कि सबको फूल बनाते हैं, बचपन में बहुत बनाते थे। 1 अप्रैल 2026 से ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन होंगे वो भी देख लो, 16वें वित्त आयोग के इसके अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया। ठीक है, डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया। ठीक है, ये इनके अध्यक्ष होंगे। बराबर, क्या ये समझ में आ गया ना कि 16वें वित्त आयोग में भी यूपीएससी पूछ सकता है कि बताओ 16वें वित्त आयोग के लिए अध्यक्ष कौन होंगे, या फिर ये कब से शुरू होगा। और ये भी ऐसा भी पूछ सकता है कि अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो अभी चल रहा है 15वां वित्त आयोग, ये 2026 तक चलेगा। 2026 के बाद 1 अप्रैल से शुरू होगा 16वां वित्त आयोग। ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन से इतना कुछ सीखा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फरवरी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति। अच्छा ये बताओ, ये पूरा कंप्लीटली करंट अफेयर क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री और अबू धाबी के राष्ट्रपति के बीच हुई वार्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब एक चीज़ यहाँ से ना हम क्लू बताते हैं, आप लोग अगर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन डील करोगे, ठीक है, जब भी यहाँ पे ना ये चीज़ नोटिस कर देते हैं, नोट कर देते हैं कि जब भी ना कोई दो देश के बारे में बोले कि ये यहाँ पे ना, जैसे भारत के प्रधानमंत्री
और यूएई के कोई राष्ट्रपति थे, उनके बीच में कोई बैठक हुआ है, तो हमेशा देखना कि 90% केस में ना वो बात कहाँ पे जाता है, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। ऐसा तो नहीं होता ना कोई दो देश का वो बैठे हैं राष्ट्रपति और कोई काम ही नहीं हुआ है, कोई राष्ट्राध्यक्ष बैठे हैं कोई काम नहीं हुआ, कुछ तो पॉजिटिव हुआ होगा ना, कुछ तो पॉजिटिव हुआ है। ऐसे तो कोई खाली है नहीं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो कहीं पे गए हैं, कहीं पे मान लो किसी देश के टूर पे गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव करके आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आज प्रधानमंत्री साहब उठे और सुबह सुबह अच्छा उनका मन बन गया कि चलो आज घूम के आते हैं अफ्रीका, ऐसा नहीं होता है। सबका प्लान होता है, पहले से डेट फिक्स होता है, तो वहाँ पे जाके वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव करेंगे अपने देश के लिए, ठीक है, इंडिया के लिए कुछ पॉजिटिव करेंगे। तो कहने का इस टोटल कहने का मतलब क्या है कि जब भी इस प्रकार का स्टेटमेंट है उसमें खोजो कि पॉजिटिव क्या है, और देखना कि लगभग आप 90% क्वेश्चन को ऐसे पॉजिटिविटी के आधार पर ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अब इस क्वेश्चन के कथन को पढ़ते हैं। ये सब क्लू है छोटा छोटा, जो बीच बीच में आते रहेगा, बताते रहेंगे, क्योंकि जब हमने 30,000 प्लस क्वेश्चन का एनालिसिस किया, ठीक है, अपने टाइम पे जब पेपर पे, तो वहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे उस टाइम पे। उस टाइम तो इतना फ़ोन वोन भी नहीं चलता था, कोई ऐसा फ़ोन वोन था ही नहीं उस टाइम पे। अभी जैसे आप लोग बैठ के ऐसे PYQ एनालिसिस करते हो, उस टाइम पे खुद से करना पड़ता था। अभी देखो ये क्या बोल रहा है कि दोनों देश ने घरेलू डेबिट क्रेडिट कार्डों को आपस में जोड़ने, इंटरलिंकिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, डिजिटल अवसंरचना परियोजना के सहयोग के लिए। आप यहाँ से देख रहे होंगे कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट तो है, और यहाँ पे देखोगे फिर ये क्या बोल रहा है कि डिजिटल अवसंरचना परियोजना में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। तो आपको अगर इसका आंसर नहीं भी पता होगा तो अभी क्या बताए कि कुछ देखना कि पॉजिटिविटी हो रहा है क्या। यहाँ पे क्या बोल रहा है, दोनों देशों में घरेलू डेबिट या क्रेडिट कार्ड को आपस में जोड़ने, इंटरलिंकिंग के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। हालांकि ये करंट अफेयर का जब भी क्वेश्चन आता है तो कोशिश करो कि आपको अगर पता है तभी अटैम्प्ट करो, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर में हो सकता है कुछ बदल भी दे, तो इसलिए बोलते हैं अगर नहीं पता है और क्वेश्चन बिल्कुल ही अटैम्प्ट नहीं किए हो तो आप कुछ क्वेश्चन पे ऐसा रिस्क ले सकते हो, देखना कि कहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है स्टेटमेंट। फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डिजिटल अवसंरचना परियोजना में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो यहाँ पे अभी पूरा भारत क्या हो रहा है, डिजिटल हो रहा है, और पूरा दुनिया भी जब से नेट आया है, ठीक है, तब से क्या हो रहा है, डिजिटल हो रहा है। तो दुनिया और भारत दोनों डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये भी कहीं ना कहीं क्या होगा, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा। ठीक है, अभी तक तो यही देखना है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, दोनों देशों में सहमति बनी कि मंत्री स्तरीय प्रवर्ती बैठक में एक द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। अब यहाँ पे अगर देखोगे ये थोड़ा सा वेग स्टेटमेंट दे रहा है, और ये बोल रहा है कि दोनों देश के बीच ना ये सहमति बन गई कि मंत्री स्तरीय प्रवर्ती बैठक में एक साथ द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर करेंगे। अब अगर आपको ये एग्जैक्ट पता है, ठीक है, एग्जैक्ट पता हो, जो भी बच्चे इस करंट अफेयर को पढ़े होंगे उस साल न्यूज में था, बहुत ज़्यादा चर्चा में था, तो उसको तो पता होगा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, निवेश के बारे में कोई हस्ताक्षर नहीं किए गए, तो ये कथन हो जाएगा गलत। ठीक है, बाकी इस दोनों कथन को आप जो हम मेथड बताए पॉजिटिविटी के आधार पर, तो वहाँ से भी इसको आप सोल्व कर सकते थे। अगर यहाँ पे देखोगे 1 और 2, यहाँ पे कथन में कौन कौन है, यहाँ पे तो ये कट जाएगा क्योंकि इसमें 2 है नहीं, 1, और यहाँ पे देखोगे ये भी कट जाएगा क्योंकि इसमें भी ये नहीं, तो यहाँ पे कौन बचा है, एक तो ये बचा और एक ये बचा, तो तीसरा स्टेटमेंट अगर कटेगा तो हो जाएगा क्या, 1 और 2। मैं फिर भी बोल रहा हूँ ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा माथापच्ची मत करो कोई भी, क्योंकि करंट अफेयर हर साल रहता है न्यूज़ में और कुछ क्वेश्चन यूपीएससी ऐसा डालते ही रहता है। ठीक है, अब चलो, अब CSE 2024 है। हालांकि ये शुरू करने से पहले आप लोग को एक बात बताता हूँ, ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये जितने भी क्वेश्चन है, ये टोटल CSE का 2024 का ये क्वेश्चन तो मैं करवाऊँगा ही, लेकिन आप लोग को क्या बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन सब मैंने करवा रखा है, करवा दिया है। अब बोलोगे कहाँ करवा दिया है, तो आप लोग सीरीज चेक करना, UPSC CSE 2024 का इस सीरीज होगा, प्ले लिस्ट बना होगा, उसमें ये सारा क्वेश्चन डील करवा दिया है। ठीक है, अभी अगर आप लोग कमेंट करके बोलोगे फिर से क्वेश्चन करवाने के लिए, मैं फिर से करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग वहाँ से फॉलो करोगे उस सीरीज को, तो वहाँ भी आप हमने 2024 का पूरा पेपर ही एनालिसिस किया है, 2024 का CSE 2024
पेपर जब एनालिसिस किया था तो यहाँ पे ये जितने पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी जितने क्वेश्चन आए थे ना, ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग के लिए आज ये छोड़ते हैं टॉपिक। आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट करके बता देना कि क्या मैं इसको फिर से डिस्कशन कर दूँ। ठीक है, अगर जैसा आप लोग का विचार होगा मैं वैसा कर दूँगा। ठीक है, तो चलो अभी पहले शुरू करते हैं। अब CISF से यहाँ से शुरू करते हैं, ये 2024 में जो आया इन सारे क्वेश्चन को देखते हैं, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है CISF का। एक तो CAPF का ख़त्म हो गया 2024 में। CAPF का जितना क्वेश्चन आया था सारा हो गया ख़त्म पॉलिटी से। ठीक है, अब ज्योग्राफी और हिस्ट्री बचा है, तो पहले पॉलिटी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे ये। अब चलो UPSC CISF पे इसका पहला क्वेश्चन बोल रहा है, भारत में निम्नलिखित किस आधार पर राज्य कार्यों के संबंध में सेवारत व्यक्तियों के वेतन और भत्ते कम किए जा सकते हैं। ठीक है, चलो इस वाले क्वेश्चन को तो देखेंगे, इन सारे ऑप्शन ये जितने भी हैं ना इन सबको भी देखेंगे बारी बारी से। तो पहला हम देखते हैं वित्त आपातकाल है क्या। ठीक है, उसके बाद इसके आंसर पे पहुंचने में तो 1 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा। वित्त आपातकाल, देखो वित्त आपातकाल, आपात, ठीक है। अभी एक बात बताओ, हमारे संविधान में कितने प्रकार के आपात का वर्णन किया गया है? तो आप लोग को पता होगा कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, जिसमें से एक ये भी है वित्त आपात। ठीक है, बाकी 2 कौन से आपात हैं वो बताना आप लोग। ये आपका HW है, HW जितने भी HW दे रहे हैं आप लोग क्या करो, ऐसा नहीं कि HW सुन के छोड़ दिए हैं आगे बढ़ गए। तो ये जो है वित्त आपात, 2 और कौन सा है वो बताना है। ठीक है, चलो यहाँ से हम क्या देखते हैं वित्त आपात। अभी देखो वित्त आपात है क्या, इसको पहले समझो। सबसे पहले तो बताओ इसका आर्टिकल कितना है। अगर यहाँ पे हम लिखें अनुच्छेद वित्त आपात के लिए, अनुच्छेद ये 360 में। ठीक है, ध्यान रखना आपको, अनुच्छेद 360 में किसका वर्णन किया गया, वित्त आपात का वर्णन किया। अब देखो वित्त आपात कब लगता है, अभी तक भारत में लगा या नहीं ये भी समझते हैं। देखो वित्त आपात तब लगता है जब देश की वित्तीय स्थिति या फिर वित्तीय साख जो होता है वो जब खतरा में होता है ना, तब क्या लगता है, वित्त आपात लगता है। ठीक है, तब कौन सा आपात लगता है, तब लगता है वित्त आपात। तो आपको ये समझ में आया ना, वित्त आपात कब लगता है, जब देश की ना स्थिति बिल्कुल डमाडोल हो, जैसे पाकिस्तान, तो वहाँ पे लग सकता है वित्त आपात। भारत तो अभी बहुत आगे है पाकिस्तान से, तो यहाँ पे वित्त आपात लगने की कोई संभावना भी नहीं है। और एक चीज़ आप लोग और नोटिस करो कि भारत में अभी तक एक भी बार वित्त आपात काल नहीं लगा है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो कि भारत में एक भी बार, हालांकि एक टाइम पे ऐसा था कि भारत के पास मात्र 7 दिन का ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए पैसा बचा था, लेकिन फिर भी वित्त आपातकाल नहीं लगा था। तो भारत में एक भी बार वित्त आपातकाल नहीं लगा है। नहीं लगा, समझ में आ गया। ले, लेकिन एक चीज़ ना, एक चीज़ जो राष्ट्रपात होता है, ठीक, राष्ट्रपात अभी तक में कितने बार लगा है, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। तो यहाँ से वित्त आपात के साथ साथ ना एक चीज़ और देख लो, राष्ट्रपात। तो राष्ट्रपात कौन से अनुच्छेद से लगता है पता किसी बच्चे को, बता सकते हो, अभी तुरंत जस्ट बताएं। तो ये लगता है आर्टिकल 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत लगता है राष्ट्रपात का। अब यहाँ पे ना एक बार तो 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, ठीक है, पहली बार जब 1962 में, क्यों लगा था, क्योंकि भारत एंड चाइना का युद्ध हो रहा था। समझ जाओगे ना, I&C लिखें तो इंडिया और चाइना, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार लगा था, ये तो पहली बार लगा, दूसरी बार लगा था 1971 में, जबकि भारत और पाकिस्तान, अभी कितने बच्चे को लगेगा अब पाकिस्तान नहीं बोले हम पाकिस्तान बोल दिए, वो है ही पापी, तो उसके लिए पाकिस्तान ही सही है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के, सॉरी, पाकिस्तान के बीच वो लगा था। उसके बाद तीसरी बार लगा था 1975 में। ये आंतरिक अशांति के कारण लगा गया था। किस लिए लगाया था, आंतरिक अशांति के नाम पे।
तो आप लोग बताओ कि वित्त आपातकाल कितने बार लगा है, राष्ट्रपात कितने बार लगा है। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो बताए ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब चलो एक बार, अच्छा एक चीज़ ना और ध्यान रखो कि जब राज्य अपने, मतलब कोई भी राज्य, कोई स्टेट है, ठीक है, अगर वो संविधान का कहना ना माने तो फिर वहाँ पे संविधान क्या इम्पोज कर सकता है, ये आपका HW है। लक्ष्मीकांत जब पढ़ोगे स्टैटिक तो वहाँ पे ये चीज़ ना स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इतना कुछ हमने एक कथन से समझ लिया। अभी इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग को ना वो पढ़ने में आसानी हो। इसको इधर कर दें, क्या करते हैं, जस्ट वेट हुआ। ये जब आप लोग को ना ये PDF मिलेगा तो फिर पढ़ने में दिक्कत ना हो, इसलिए हम ये कर रहे हैं कि आप ही लोग के लिए होगा। अभी ठीक है ना, ठीक, अभी तो आराम से पढ़ोगे। देखो आंतरिक अशांति यहाँ पे आए, अभी जस्ट बताया आंतरिक अशांति था क्या, अगर इसको थोड़ा सा ना डिटेल से बताएं तो देखो आंतरिक अशांति में इस टाइम के प्रधानमंत्री थे 1975 में, अभी तुरंत बताएं, इस टाइम के प्रधानमंत्री थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी, यहाँ के PM थे इंदिरा गांधी जी। गांधी जी, ठीक है, इन्होंने ही ये आपातकाल जो था, आंतरिक आपातकाल उन्होंने लगाया था। और ये 2 जून, ठीक सॉरी 2 बोल रहा हूँ, 25 जून 1975 को लगा था। और इसमें हुआ क्या था, सभी विपक्षी नेता, जैसे अभी मान लो अभी ये सेंटर में कौन है, BJP है, और अगर उनके विपक्ष में जितने भी नेता हैं, अगर उनको सबको ना उठा के डाल दे जेल में, तो वही काम यहाँ पे हुआ था कि जितने भी विपक्षी नेता थे, सभी विपक्षी नेता को क्या किया गया था, वो जेल कर दिया था, गिरफ्तार करके जेल कर दिया था, कुछ को नज़रबंद कर दिया था। ठीक है, तो ये सब काम हुआ था और ये 21 महीने तक आपातकाल लागू रहा था। ध्यान रखना ये चीज़, कितने दिन तक, 21 मंथ तक ये आपातकाल लागू रहा था। और इसको ख़त्म कब किया गया था, 1977 में एक बिल पास करके 1977 में इसे ख़त्म किया गया था। ठीक, तो इस वाले पॉइंट से इतना कुछ ध्यान रखना आंतरिक अशांति से। ठीक है, कब लगा था, कौन लगाया था, कितने दिन तक लागू रहा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाना। ठीक है, अब जब अभी तुरंत ये क्वेश्चन ही पूछे थे कि किसी राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो उसको ना सेंटर क्या करता है, सेंटर जो कि हमारा केंद्र है, केंद्र, फिर वो अपने अनुसार चलाने लगता है। फिर वो क्या करता है, अपने अनुसार, अनुसार वो क्या करता है, चलाने लगता है फिर। और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो यहाँ से इसको हम मिटा के अगर लिखते हैं, ठीक, जब कहीं पे क्या होता है, संवैधानिक तंत्र की विफलता होता है। आप लोग बताओ कि राष्ट्रपति शासन जो है ये कौन से अनुच्छेद में आता है, बता सकते हो क्या, याद रखो। देखो राष्ट्रपति शासन जब जब भी किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होता है तो यहाँ पे अनुच्छेद अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लग जाता है। राष्ट्रपति शासन लागू होता है। ठीक है, अब इसका अनुच्छेद भी देख लिए। अब इसका मतलब संवैधानिक तंत्र का मतलब क्या है कि वहाँ का जो भी गवर्नमेंट है, जैसे हम मान लेते हैं कि बंगाल, बंगाल में अभी दंगा देखने के लिए मिला, और बंगाल में सेंटर में जो गवर्नमेंट है, जैसे सेंटर में ये गवर्नमेंट, और बंगाल में शायद ये गवर्नमेंट है, ठीक है, TMC की, और ये दोनों अलग अलग, BJP अलग है, TMC अलग है। अगर TMC वाला BJP जो है, ठीक है, BJP कब इसको अपने शासन में ले सकता है, जब ये संवैधानिक तंत्र का फॉलो करे ही ना। ठीक है, मान लो सेंटर ने कुछ आदेश दिया, सेंटर ने कुछ आदेश दिया और ये मान ही नहीं रहा है, या फिर जैसे बंगाल बोल दे, बंगाल बोल दे कि आज से हम क्या होंगे, भारत से अलग हो जाएंगे, भारत से अलग हो जाएंगे, या फिर बंगाल बोल दे कि आज से हमारी खुद की आर्मी होगी, तब ये सब जब काम होने लगेगा
तो सेंटर वहाँ पे क्या लगा देगा, राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ आप ध्यान रखना कि राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा सांसद के दोनों अनुमोदन से, दोनों सदन से किया जाना आवश्यक है। ये जो राष्ट्रपति शासन है ना, यहाँ पे लिख लो, राष्ट्रपति शासन की घोषणा, इसकी घोषणा यहाँ से लिख लो, इसकी घोषणा, ठीक है, सांसद के दोनों सदन, सांसद के दोनों सदन द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। ठीक है, अब अगर कभी आ जाए कि राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं तो सिर्फ लोकसभा का अनुमोदन लेना आवश्यक है, तो वहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान रखना कि लोकसभा का नहीं, दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों सदन लिखे हैं ना, दोनों सदन के द्वारा, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों द्वारा। ठीक है, इतना पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना। अब अगर देखो इसका आंसर देखें तो इसका आंसर हम पहले भी बता सकते थे, और इसका आंसर आप लोग कोई PYQ का बुक खरीदोगे वहाँ भी मिल सकता है, लेकिन इतना डिटेल से वहाँ पे कभी नहीं मिलेगा। हम ये 110% चैलेंज के साथ कहते हैं, जितना चीज़ यहाँ पे हम डिटेल से बता रहे हैं, आप कोई सा भी PYQ का बुक ले आओ, वहाँ पे इतने हर एक पॉइंट को अगर बता दे इतने डिटेल से, तो आप कमेंट करके बताना, ठीक है, कि हाँ कोई ऐसा बुक है। ऐसा कोई अभी तक बुक नहीं बना है, कोई भी इतना एफर्ट नहीं डालता है बच्चे को पास कराने के। और मेरा एक ही मोटिव है, आप लोग कहीं पे भटको मत, कोई बड़े बड़े कोचिंग के पीछे मत भागो। कहीं पे ना हिंदी मीडियम के लिए बड़े बड़े कोचिंग से पैसे लेते हैं, ये कोर्स को बेच रहा है 8,000 10-10 हज़ार रुपये में, PYQ का कोर्स 10-10 हज़ार रुपये में बेच रहा है। हालांकि इसमें मेहनत लगता है, मेहनत टीचर का लगता है, टीचर का लगता है, उसको इतना सब कुछ याद रखना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं ही कराता हूँ, हमसे भी अच्छे अच्छे बहुत सारे टीचर हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोग नोटिस करना कि कभी भी ना इस चैनल पे, जो जिस चैनल पे आप पढ़ रहे हो, आपको पैसे के रिगार्डिंग, पैसे के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कभी भी इन फ्यूचर कभी भी इस चैनल पे कोई कोर्स भी, पेड कोर्स भी लॉन्च होगा ना, और किसी भी बच्चे के पास पैसे थोड़ा कम भी होगा या ना भी होगा, जिसका कि मतलब बिल्कुल फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, उस भी बच्चे को हम पेड कोर्स में एंट्री देंगे, ये हम अभी ही बता देते हैं। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लेना, पैसा बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ आज के बाजारवाद में जो बना दिया है, बच्चे को लूटना। ठीक है, लूटना आज के कोचिंग इंडस्ट्री का ये काम है। अगर आप ऑप्शनल पढ़ने जाओगे ना, हिंदी ऑप्शनल, तो मैं नाम क्या लूँ, आप लोग समझ ही गए हैं, 40,000 रुपये फीस है। अब एक बच्चा जो UPSC का तैयारी कर रहा है, कहाँ से इतना पैसा आएगा, लेकिन बच्चे देते हैं, क्या ही करोगे मजबूरी में। खैर छोड़ो, ये सब बात कभी और करेंगे। चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसका आंसर नहीं बताया क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वित्तीय आपातकाल। क्योंकि वित्तीय आपातकाल में ना जितने भी सेवारत मतलब आदमी होते हैं, जो कि जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट का जज ही क्यों ना हो, प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, जब वित्तीय आपातकाल लगता है ना, वित्तीय आपातकाल जब लगता है तो सबका वेतन क्या होता है, कटने लगता है, तो काट देता है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ बताओ, तो सेवारत व्यक्ति के वेतन भत्ते कम कर दिए जा सकते हैं, कब किए जा सकते हैं, वित्तीय आपातकाल से। लेकिन इस क्वेश्चन से हमने कितना कुछ समझा, इतना सब कुछ समझा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यसभा की अनन्य शक्ति है। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखो, ये क्या बोला, अनन्य शक्ति मतलब सुप्रीम पावर जिसको बोलते हैं। ठीक है, अनन्य शक्ति मतलब राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, ऐसे आप लोग देखोगे कि लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है, हमारा लोकसभा जो है ज़्यादा पावरफुल है। किस किस मामले में, जब देखोगे कि लोकसभा में ना कोई मनी बिल है, कोई मनी बिल, ठीक है, जब उसको राज्यसभा भेजते हैं, लोकसभा का कोई मनी बिल है उसको राज्यसभा जब भेजते हैं, तो राज्यसभा उसको 14 दिन से ज़्यादा अपने पास रख ही नहीं सकता है।
अगर वो 14 दिन से ज़्यादा रखा ना तो ये अपने आप पास हो जाएगा, अपने आप स्वतः पास हो जाता है। तो लोकसभा यहाँ पे क्या दिख रहा है, सॉरी राज्यसभा यहाँ पे क्या दिख रहा है, कमज़ोर दिख रहा है, यहाँ पे राज्यसभा कमज़ोर दिख रहा है। तो मनी बिल के मामले में राज्यसभा क्या है, कमज़ोर, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे जो दे रहा है ना धन विधेयक को पुनः स्थापित करने की सर, ये सारे स्टेटमेंट को देखते हैं, जो समझा रहे हैं वो चीज़ आप समझ रहे हो ना। चलो यहाँ से हम देखते हैं कि राज्यसभा की अनन्य शक्ति कहाँ कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा हेडिंग बना लो, इसको थोड़ा इरेज कर दें क्या, जस्ट वेट, इसको छोटा कर देना, ठीक है। जब आप लोग को पीडीएफ मिलेगा ना, इसको जूम कर लेना, थोड़ी सी जूम करके देखोगे तो सब कुछ क्लियर कर देगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा की अनन्य शक्ति, तो इसको ऐसा घेरा लगा दो सारे बच्चे जो कि इस पीडीएफ को निकाले हो, और जो नहीं भी निकाले हो तो उस वो क्या करो, जब ये निकलेगी ना पीडीएफ, ध्यान रखना कि कहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है राज्यसभा की अनन्य शक्ति। पहला नंबर एक, पहला क्या है कि देखो, जब भी अखिल भारतीय सेवा जो कि IAS IPS है या फिर और भी जो कोई सेवा बनाए मेडिकल सर्विस के लिए, तो वो शक्ति किसके पास है, वो राज्यसभा के पास है। ये अनन्य शक्ति है किसका, राज्यसभा का। ध्यान रखना ये किसका अनन्य शक्ति है, राज्यसभा का। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि अनुच्छेद 312, ठीक है, अनुच्छेद 312 सांसद को केंद्र और राज्य दोनों के लिए नई, ठीक है, अनुच्छेद ये 312 के तहत ये संविधान में वो देता है कि अखिल भारतीय, नई अखिल भारतीय सेवा जो बनेगा, ठीक है, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने में, ठीक है, राज्यसभा का क्या अनन्य शक्ति प्राप्त है, ठीक है। चलो अब दूसरा पॉइंट अगर देखिएगा राज्यसभा का अनन्य शक्ति है, दूसरा पॉइंट ये क्या करता है कि अनुच्छेद 249 के तहत, कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा क्या करता है, अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है, ठीक है। राष्ट्र हित में, राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषय पर, ध्यान रखना कौन सी सूची की बात कर रहे हैं, राज्य सूची, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकता है, कर सकता है। अब देखो यहाँ से हमने क्या देखा, दो पॉइंट देखा राज्यसभा के बारे में कि जो ज़्यादा ये पावरफुल है। अब दूसरा क्या है, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल की जब उद्घोषणा होती है, कौन कौन सा, नंबर तीसरा पॉइंट देखोगे, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन प्लस वित्तीय आपातकाल। जब राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल की क्या होती है, उद्घोषणा होती है। और अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लो, उपराष्ट्रपति वाला भी इसी में लिख लो, ठीक है, अलग से पॉइंट लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसी पे लिख लो। प्लस उपराष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति, यहाँ पे ना ये बोर्ड पे लिखने में उपराष्ट्रपति के चुनाव, ठीक है, इन सब में राज्यसभा का बहुत बड़ा अहम योगदान है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना कि राज्यसभा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी मतदान करता है। यहाँ पे एक चीज़ और लिख ली, राष्ट्रपति का चुनाव भी, राष्ट्रपति का चुनाव, ये भी ध्यान रखना। कहाँ कहाँ पे राज्यसभा पावरफुल, एक तो राष्ट्रपति शासन जब लगेगा, उसका उद्घोषणा जब होगा, तो वहाँ पे राज्यसभा का अनुमोदन करना क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन में राज्यसभा का अनुमोदन अनुमोदन अनिवार्य है। यहाँ पे राज्यसभा लिख दिए, राज्यसभा का अनुमोदन अनिवार्य है, ध्यान रखना।
अब देखो अनिवार्य है, जैसे कि हम बोल दें या फिर आप देखे होंगे किसी का शादी होता है तो वहाँ पे कोई एक अनिवार्य व्यक्ति है कि जिसका होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी तरह से यहाँ पे राज्यसभा का होना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे? राष्ट्रपति शासन पे, ठीक है। उसके बाद जब वित्त आपातकाल लगता है, जब वित्त आपातकाल की घोषणा होती है तो यहाँ भी क्या होता है, राज्यसभा का अनुमोदन अनिवार्य है, ठीक है। ये भी ध्यान रखें। और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में तो पता ही होगा, ठीक है, यहाँ पे मतदान जब होता है। तो इतना कुछ हमने कहाँ से सीखा? राज्यसभा के अनन्य शक्ति को देखा, ठीक है। उसके बाद धन विधेयक के बारे में अभी तुरंत बताएं। धन विधेयक लोकसभा में पेश किए जाते हैं, राज्यसभा में सिफारिश किया जाता है। ये धन विधेयक जो है, धन विधेयक, इसको पेश कहाँ किया जाता है? इसको पेश किया जाता है लोकसभा में, ठीक है। अभी तुरंत बताएं कि राज्यसभा के पास उतना पावर ही नहीं होता। 14 दिन में तक अगर ये पास नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा? स्वतः पास हो जाएगा, स्वतः पास हो जाता है। तो यहाँ पे राज्यसभा का कहाँ पावर है? तो ये ध्यान रखना कि धन विधेयक के बारे में राज्यसभा के पास क्या है? कम पावर है, ठीक है। और राज्यसभा के सभापति जो होते हैं, उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के सब पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से एक पॉइंट और लिखोगे तो इस वाले पॉइंट को बता रहे हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव है ना, तो यहाँ से अगर देखोगे, देखो जब तक आप 360 डिग्री पढ़ाई नहीं करोगे, ठीक है। अभी यहाँ इस क्वेश्चन को बताने के पीछे इतना बैकग्राउंड बताने का कोई रीज़न तो होगा, तभी तो हम बता रहे हैं। ऐसा तो नहीं है बिना रीज़न का कुछ बता रहे हैं। इन सब के पीछे एक ही रीज़न है, यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। और जो भी बच्चे इसको पढ़े होंगे उसका क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। जो नहीं पढ़े होंगे वो सीख गए होंगे, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो है, चलो यहाँ पे देखो, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया। अब देखो उपराष्ट्रपति होते क्या हैं। उपराष्ट्रपति साहब के बारे में अगर थोड़ा सा जानोगे, उपराष्ट्रपति साहब राज्यसभा के, अच्छा राज्यसभा लिखेंगे ना टाइम लगेगा, आरएस लिख देते हैं डायरेक्ट। राज्यसभा के पदेन, ये पदेन का मतलब क्या होता है? देखो जो भी उपराष्ट्रपति बनेंगे ना वो अपने आप राज्यसभा के पदेन सभापति हो जाएंगे। समझ में आया क्या? जो भी उपराष्ट्रपति, जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, या फिर मान लो कोई एक लड़का है सूरज, या फिर कोई नाम का एक, मान लो कोई एक बच्चा है विकास है। कल के डेट में अगर विकास उपराष्ट्रपति बन जाए, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो राज्यसभा का पदेन सभापति जैसे ही बनेगा ना, वो अपने आप वो उपराष्ट्रपति का पोस्ट ही राज्यसभा का पदेन सभापति हो जाएगा। मतलब विकास जिस दिन उपराष्ट्रपति बना उसी दिन समझ लो वो राज्यसभा का सभापति भी बन जाएगा। क्लियर है ना? तो इसका पदेन का मतलब यही होता है, राज्यसभा के पदेन सभापति का जैसे ही हटाने की प्रक्रिया होती है, हटाने की प्रक्रिया, ये कहाँ पे शुरू होता है? ये राज्यसभा में, ठीक है। कहाँ पे? राज्यसभा में स्टार्ट। तो यहाँ से हमने कितना कुछ सीखा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप लोग देखोगे तो अभी बहुत कुछ इस क्वेश्चन में और भी डिस्कस करने के लिए बचा है। क्या बोल रहा है? अब यहाँ पे एक चीज़ तो आपको पता चल गया होगा कि राज्यसभा कहाँ कहाँ पे ज़्यादा पावरफुल है और कहाँ पे कमज़ोर है। अभी यहाँ से ना इसका पहले आंसर देखें, फिर हम देखेंगे कि ये जो बोल रहा है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, ये भी देखते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलता है, ठीक है। ये जो है ना राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये अपने आप में एक टॉपिक है, अभी ये डिस्कस करते हैं उसको भी। लेकिन ये बताओ धन विधेयक पुनर्स्थापित करने में किसकी शक्ति ज़्यादा है? आप लोग कमेंट करो, राज्यसभा या फिर लोकसभा, अभी तुरंत बताएंगे। तो आपको अभी पता होगा कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। लोकसभा जब ज़्यादा पावरफुल है तो राज्यसभा वाला ऑप्शन तो ये गलत हो जाएगा। एक कहाँ कहाँ पे, उसको काटो पहले, देखो एक कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे एक नज़र आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, दो ऑप्शन खत्म। तो आपने अगर एनालिसिस ढंग से किया होगा तो तुरंत काट दोगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति के महाभियोग पर, ठीक है, इसको भी देखो। अब यहाँ पे बोल रहा है राज्य सूची के विषय पर राष्ट्र महत्व का विषय घोषित करने पे, अभी तुरंत बताएं ये चीज़, ये देखो आर्टिकल 249 में, ठीक है। ये क्या सही है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दो, ठीक। अब यहाँ पे अगर देखोगे ये क्या बोल रहा है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग। चलो इसको समझते हैं, इधर बता दें क्या? इधर थोड़ा सा जगह बचा है, इसको हटाते हैं।
राष्ट्रपति वाले का, इसको यहाँ दे देते हैं। थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं ना, तो आप लोग जब ये एनिमेटेड पीडीएफ मिलेगा तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ से ये उपराष्ट्रपति वाला है, देखो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है, यहाँ से लिखें क्या, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग कब चलता है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने आप में पूछा गया है, ठीक है, और बहुत बार पूछा है। हालांकि अगर जब बीपीएससी ऐसा वाला पेपर पलट के देखोगे ना, पीसीएस वाला, तो ये आरएएस में, आरएएस जो राजस्थान का पेपर है, वहाँ पे ये 2016 प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। पीवाईक्यू का मतलब सब कुछ कवर करना। देखो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रोसेस क्या है, ये अगर सबसे पहला क्वेश्चन आ जाए कि ये कैसा प्रक्रिया है राष्ट्रपति पर महाभियोग, अच्छा इसको पूरा लिख ही देते हैं, ठीक है। चलो इसको पूरा लिख दिया। सबसे पहला तो ये बताओ, ये कैसा प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ठीक है, अर्ध न्यायिक, ध्यान रखना है। और यही चीज़ पूछा था आरएएस का, आरएएस का जब प्रीलिम्स हुआ था 2016 में, यही चीज़ पूछा था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कौन सी है। तो आप लोग ध्यान रखना कि ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया। अब देखो नेक्स्ट अगर देखोगे ना कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता ही क्यों है, बहुत सारे बच्चे के मन में आया होगा कि महाभियोग राष्ट्रपति पर क्यों लगता है, राष्ट्रपति तो इतना पावरफुल, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने का कारण क्या है, जब संविधान का उल्लंघन, संविधान का उल्लंघन क्या है, ये संविधान में भी नहीं बताया गया है। संविधान के उल्लंघन के आरोप में राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है, ठीक है। अब देखो इसका प्रोसेस क्या है महाभियोग का, पहला तो यही बताया कि संविधान का उल्लंघन, संविधान के उल्लंघन का आरोप। अच्छा ये किसी भी सदन में उठ सकता है, ये ध्यान रखना, ये लोकसभा राज्यसभा किसी में भी उठ सकता है, यह लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में उठ सकता है, दोनों सदन में उठ सकता है। अभी यहाँ पे यही पूछ रहा था क्वेश्चन शायद, देखो यही पूछ रहा था राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, तो ये दोनों सदन की शक्ति है ना, राज्यसभा और लोकसभा दोनों की। तो राज्यसभा की अनन्य पावर कहाँ पे आई, नहीं आई ना अनन्य पावर। अनन्य पावर मतलब क्या, जो सिर्फ राज्यसभा कर सकता है। जैसे वो शादी में, मान लो शादी में अनिवार्य कौन है, लड़का, लड़का नहीं आएगा तो शादी कौन करेगा, लड़का का पिताजी तो नहीं करेगा, वहाँ पे लड़का ही करेगा, या उसका घर वाला कोई नहीं करेगा। तो वहाँ पे अनन्य शक्ति किसके पास है, लड़का के पास, ना कि उसके घर वाले किसी के पास है, ना भाई पिता किसी के पास नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पे देखोगे अनन्य शक्ति का मतलब क्या, अद्वितीय। लेकिन यहाँ पे संविधान का उल्लंघन का आरोप है, और जैसे ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा, ये राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उठा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट पॉइंट, और जैसे ही मान लो ये आरोप लगाया गया कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया, ये आरोप लग गया, दोनों सदन ने इसको उठा दिया। अब इस जो मोशन है इसको पारित करने के लिए ये कब मान्य माना जाएगा, जब उस सदन के जिस भी सदन में उठा है, जिस भी सदन में उठा है, लोकसभा में उठे या फिर राज्यसभा में उठे, राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में उठे, तो उस सदन के कम से कम, कम से कम कितने, एक चौथाई, एक चौथाई उस सदन के जितने भी सदस्य होंगे, उस सदन के कुल सदस्य का एक चौथाई, उस सदन के कुल सदस्य का एक चौथाई, ठीक है, द्वारा क्या होनी चाहिए, हस्ताक्षर होनी चाहिए, हस्ताक्षर होनी चाहिए।
अभी एक बात बताओ आपको, ये राष्ट्रपति पर ये जो संविधान का उल्लंघन का आरोप है, इसमें दोनों सदन में देखे कि कितने कितने कुल सदस्य था, एक चौथाई भाग जब था उस पर हस्ताक्षर किया, तभी तो वो मोशन पास हुआ, वो बिल पास हुआ कि हाँ राष्ट्रपति पर ना महाभियोग लगेगा। इसके बाद क्या होता है, लोकसभा के मामले में कम से कम ये लोकसभा में मान लो अगर ये सिर्फ लोकसभा में उठा, लोकसभा में उठा तो लोकसभा के मामले में ना यह कम से कम कुल लोकसभा के सभा के सदस्य के एक चौथाई से हस्ताक्षर तो करेगा ही। और भारत के राष्ट्रपति को ये ध्यान रखने वाला बात है कि भारत के राष्ट्रपति को, क्योंकि उसी पर तो आप महाभियोग ला रहे हो, तो राष्ट्रपति को 14 दिन 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना। नोटिस दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना। और फिर क्या होता है, लोकसभा 2/3 बहुमत के साथ, फिर लोकसभा क्या करता है, फिर लोकसभा के 2/3, मान लो ये 14 दिन पहले नोटिस दिया, उसके बाद क्या किया, लोकसभा के, ना कि राज्यसभा, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे जो बता रहे हैं, फिर लोकसभा के, ठीक है, ये राज्यसभा नहीं बता रहे हैं, लोकसभा के 2/3 मतलब जितने भी सदस्य हैं उसके 2/3 के साथ महाभियोग के आरोप को, लोकसभा के 2/3 सदस्य के साथ महाभियोग के आरोप को राज्यसभा भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं, राज्यसभा में भेज देते हैं। इतना समझ में आया। फिर राज्यसभा क्या करता है, इसको जांच करता है, ठीक है। फिर राज्यसभा क्या करता है, राज्यसभा जब राज्यसभा पाता है कि हाँ ये सही है, ये जो आरोप लगाया गया ये सही है, तो ये भी अपना क्या करता है, 2/3 बहुमत करता है और फिर राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। समझ में आया क्या महाभियोग का प्रक्रिया कैसे कैसे काम करता है। इतना सब कुछ आप ध्यान रखो, ठीक है। जो भी पॉलिटी पढ़ते तो पॉलिटी ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना होता है, डीप भी जाना होता है। तो आप यहाँ से क्या समझो, सबसे पहले ये राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से चलता है, क्या होता है, कैसा प्रक्रिया है, सब कुछ इस क्वेश्चन से समझो तो एक चैप्टर ही डील कर ली यहाँ पे। तो ऐसे ही PYQ अगर सिर्फ हम इसका आंसर देखते हैं तो इसका आंसर हम 1 सेकेंड पे पहुँच जाते, 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में आंसर पहुँच जाते। लेकिन इसका आंसर देखना काम नहीं है मेरा, आंसर तो आप बुक में भी देख लोगे, लेकिन इसके पीछे का जो इतना कॉन्सेप्ट है ना, ये किसी बुक में क्लियर नहीं करवाएगा, कोई टीचर नहीं करवाएगा। सबको यहाँ पे पैसा कमाने का जोर लगा है बेटा, बच्चे के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। हकीकत यही बोल रहा है, अगर बच्चे के बारे में कोई सोचता ना तो इतना महंगा महंगा जो फीस ले रहा है, कोई कोचिंग वाला फीस नहीं ले रहा हकीकत में, इतना महंगा महंगा, ठीक है। खैर छोड़ ये सब ना, आप लोग पढ़ाई करो, ये मार्केट स्ट्रेटेजी होते हैं। टॉपर को कभी कभी आपको पता नहीं है, टॉपर को खरीद दिया जाता है। एक ही टॉपर को देखोगे, इस कोचिंग में भी प्रचार कर रहा है, दूसरे कोचिंग में भी कर रहा है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, टॉपर को पैसा देते हैं कि आप बोल दो कि हाँ मैंने आपकी कोचिंग से पढ़ा, ताकि बच्चे उसके पास ज़्यादा आए, ज़्यादा बच्चे एडमिशन ले तो ज़्यादा उसका प्रॉफिट बनेगा। तो ये सब बाजारवाद चल रहा है, और बाजारवाद की दुनिया में जितना दिखता है उतना बिकता है। मैं अपने कोचिंग का कभी भी आज तक किसी भी बच्चे को याद भी नहीं होगा मैंने कभी बोला सब्सक्राइब के लिए, ठीक है यार, जिसको करना होगा करेगा, जिसको अच्छा नहीं लगेगा क्यों ही करेगा सब्सक्राइब। तो आप लोग पढ़ाई करो बेटा, ठीक है, इन सब चक्कर में मत पढ़ो। हिंदी मीडियम वाले बच्चे का ऐसे ही रिजल्ट ख़राब है, अगर इन सब चक्कर में और पढ़ोगे ना और भी रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। और हिंदी मीडियम के लिए पर्सनली मैं ही पढ़ाऊँगा, उसमें ऑप्शनल का बैच ला रहा हूँ। तो आप लोग जो भी बच्चे 2026 में पेपर दोगे उसको दिसंबर से पहले ऑप्शनल तो ख़त्म कराएंगे ही, ठीक है। ये जो जब बैच आएगा ना, अभी बहुत जल्दी बैच लॉन्च होगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे अगर बताना चाहें तो बता देते हैं थोड़ा सा, अभी सोचे नहीं थे बताएंगे इस बैच के बारे में, लेकिन सुनो, ये बैच बहुत जल्द लॉन्च होगा, इसी मंथ में लॉन्च होगा, इतना तो समझ लो। और इस बैच में पहला काम क्या होगा, ऑप्शनल को, जिसका कि हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है, ठीक है, हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है, पूरे ऑप्शनल के हर एक सिलेबस को, जितने भी सिलेबस है ना, और उसमें जितने टू द पॉइंट, ठीक है, जितने उसमें पॉइंट है, जैसे मान लो कोई एक सिलेबस है, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये जैसे सिलेबस, ये सारे क्या है, सारा सिलेबस है। तो जब भी अभी इसी मंथ में ऑप्शनल का जब बैच स्टार्ट होगा तो हर एक टॉपिक को, जैसे ये टॉपिक पकड़ेंगे तो
इस वाले चैप्टर को एकदम टू द पॉइंट, जितने भी इसमें जैसे PYQ पढ़वा रहे हैं उसी टाइप से हर एक चीज़ को पढ़ाते चलेंगे। और इस पे जितने भी क्वेश्चन आज तक यूपीएससी में आया है, यूपीएससी में जितने भी PYQ आए हैं ना, सारा PYQ का आंसर राइटिंग आपसे खुद करवाएंगे, और वो भी लाइव में। पहले तो आप लोग का पूरा कोर्स ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर डाउट सेशन रहेगा वीक में, और एकदम टॉपिक वाइज, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा कि जो टॉपिक में है नहीं, सबको सिलेबस से लिंक करेंगे, उसके बाद ही पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी सिलेबस में होगा उसको पढ़ेंगे और बिल्कुल डीप में पढ़ेंगे। इतना ध्यान रखना, जो भी बच्चे यहाँ से ऑप्शनल कर लोगे ना, उसको कभी भी ऑप्शनल में दिक्कत ही नहीं आएगा, कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। चाहे यूपीएससी कितना भी हार्ड ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर से क्वेश्चन पूछे, अगर वो आपसे नहीं बन रहा है ना, तो समझ लो कि वो किसी से भी नहीं बनेगा, ठीक है। और ये बैच अभी थोड़ा सा टाइम है, थोड़े टाइम के बाद ये बैच लॉन्च हो जाएगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शनल नहीं पढ़े, ऑप्शनल एक बार यहाँ से करके देखो, मधुजीत IAS, आपको बिल्कुल अंतर नज़र आएगा। और एक चीज़ और भी होगा इस बैच में कि लाइव वीक में आपका एक जूम कॉल होगा, जो कि मैं खुद ही लूँगा, ठीक है। तो जूम कॉल को जो भी बच्चे एडमिशन लोगे बैच में, उस सारे बच्चे से लाइव में ही पूछेंगे, बेटा डाउट क्या है, डाउट बताओ। जैसे कोई टॉपिक पढ़ाए, मान लो हिंदी लिटरेचर का कोई एक टॉपिक पढ़ाए, उस टॉपिक में किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है, वो लाइव क्लास में ही पूछेगा, और ये प्रत्येक संडे को रहेगा, ठीक है। और यहीं पे हम आंसर राइटिंग कराएंगे, उसका फ्रेमिंग कराएंगे। और देखो दुनिया क्या करता है, कोचिंग वाले क्या करता है, मॉक टेस्ट देता है ताकि उसका मॉक टेस्ट बिके। तो ये सब झंझट में नहीं पढ़ना है। यूपीएससी जब इतना PYQ दे रखा है तो डायरेक्ट यूपीएससी का PYQ पढ़ो, और ये कॉपी हम खुद से चेक करेंगे, ठीक। ये सब कुछ होगा इसी साल, जो भी 2026 में एग्ज़ाम दोगे ना हिंदी लिटरेचर से, उसके लिए बहुत मतलब कम प्राइस पे, जितना एक मिनिमम हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग को कम से कम यहाँ पे 170 प्लस क्लास मिलेगा, इतने दिन तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो थोड़ा सा मेरा भी घर पड़ी बात, आप लोग तो जानते ही हो कि यहाँ पे ना जो क्वालिटी मिलेगी और इतने कम पैसे में, आप लोग उम्मीद भी नहीं करोगे। वो अगर जितने भी कोचिंग हैं यूपीएससी के, उन सारे कोचिंग के ऑप्शनल से कम ही प्राइस रहेगा आप लोग का, ठीक है। जो भी हिंदी लिटरेचर का जब बैच आएगा इसी मंथ में आएगा, तो आप लोग ध्यान रखना। और चलो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।